हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक बच्चों अपन लोगों ने क्या पढ़ा? पृष्ठ रसायन के बारे में सारी चीजें देख ली हमने कि पृष्ठ रसायन होता क्या है, इसके अंदर अवशोषण, अधिशोषण, एंजाइम के बारे में देखा, कोलाइडी कण क्या होते हैं बच्चों, वो सब चीजें देख ली। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे बच्चों? कोलाइडी कणों के गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे थे कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर बच्चों आज अपन जो अभी कंटिन्यू करेंगे वो अपन पढ़ेंगे हार्डी-शुल्ज का नियम। असल में हार्डी-शुल्ज का नियम होता क्या है। ठीक है बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं हार्डी-शुल्ज के नियम के बारे में कि असल में हार्डी-शुल्ज का नियम होता क्या है। ठीक है, आज जो बच्चों स्टार्ट करेंगे अपन वो क्या पढ़ेंगे? हार्डी-शुल्ज के नियम के लिए। ये नियम होता क्या है। ठीक है, अब बच्चों अपन ने अभी तक जो पढ़ा था वो अपन ने क्या पढ़ा था कि स्कंदन के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक जो अपना छूटा था बच्चों वो किसके बारे में था? स्कंदन के बारे में था कि स्कंदन असल में होता क्या है। तो अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? स्कंदन के बारे में ये बताया था कि आप क्या करते हो, कोलाइडी कणों को, कोलाइडी कण जिनके ऊपर क्या है, परत बनी हुई है ताकि वो क्या करें, आपस में इकट्ठे नहीं हो। अगर उन परत को हटा दिया जाए या किसी प्रकार कोलाइडी कण आपस में चिपक जाए और चिपक के बड़े कण का निर्माण करें तो बड़ा कण क्या करेगा, कुछ समय बाद नीचे बैठ जाएगा। बात समझ में आई? तो हम क्या कर रहे थे, उन कोलाइडी कणों को बचाने के लिए हम लोग क्या करते थे बच्चों, उसके अंदर क्या करते थे, इलेक्ट्रोलाइट की परत डालते थे। याद है आपको? इलेक्ट्रोलाइट की परत डालते थे। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा, एक तो क्या कर रहे थे अपन लोग, यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी? स्कंदन प्रक्रिया के बारे में। जो लास्ट में पढ़ा था बच्चों उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? स्कंदन के बारे में पढ़ा था। और स्कंदन अपन क्या कर रहे थे, सबसे पहला देखा था, अगर आप लोगों को याद हो तो, वैद्युत अपघट्य मिला के। वैद्युत अपघट्य की अगर अपन ज्यादा मात्रा मिला देते हैं तो अपन क्या कहते थे, उसके द्वारा क्या हो जाता है, स्कंदन प्रक्रिया बढ़ जाती है। बात समझ में आई? इतना क्लियर है? अब बच्चों एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, हार्डी-शुल्ज का नियम हमें क्या बताता है। अब देखो हमने क्या कहा था, ये देखिए यहाँ पे सभी बच्चे गौर करना है। यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं, ये वाला जो है बच्चों आपका ये क्या है, कोलाइडी कण है। बात समझ में आई? ठीक है, कोलाइडी कण है तो कोलाइडी कण अपने को पता है उसके चारों तरफ क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, कोलाइडी कण है तो कोलाइडी कण पे चार्ज कहाँ से आया, जब उसके ऊपर परत बनी थी। बच्चों हम लोग क्या प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, स्कंदन पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई? स्कंदन को आप किस चीज से बता सकते हो, अगर सिंपल भाषा में समझना हो तो आप क्या कह सकते हो बच्चों, इसको अवक्षेपण भी कह सकते हो। स्कंदन को हम लोग दूसरी भाषा में अवक्षेपण भी कह सकते हैं कि अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भी कोलाइडी कण है, कोलाइडी कणों का अपन क्या कर रहे हैं, आकार बढ़ा के नीचे बिठा रहे हैं। बात समझ में आई? हमने देखा था कि द्रव स्नेही प्रकार के तो कोलाइडी कण क्या होते हैं, वो तो आपस में चिपके हुए होते हैं, उनको तो अपन अलग नहीं कर सकते। लेकिन द्रव विरोधी प्रकार के कोलाइडी कणों को बनाना भी मुश्किल है, लेकिन तोड़ना चाहो तो वो आसानी से टूट जाते हैं क्योंकि अत्यधिक स्थायी नहीं होते। ये बात याद है सभी के दिमाग में? तो बच्चों अपन ने यहाँ पे बोला था स्कंदन प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, कोलाइडी कणों पे से आवेश को हटा देते हैं और उसको क्या करते हैं बच्चों, नीचे बिठा देते हैं। बात समझ में आ गई? वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्कंदन, या हम इसको कह सकते हैं अवक्षेपण। जहां पे आप क्या कर रहे हो, कोलाइडी कण जिन पे आवेश है, समान आवेश की वजह से क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, दूर दूर जा रहे हैं और नीचे नहीं बैठ रहे। बात समझ में आई? विलयन में उपस्थित है। लेकिन हमें क्या करना है, जब स्कंदन प्रक्रिया करनी है तो हम क्या करेंगे बच्चों, उनके ऊपर का आवेश हटा देंगे और आवेश हटा के उनको नीचे बिठा देंगे। नीचे बिठाना मतलब अवक्षेप के रूप में वो परिवर्तित हो जाएंगे। यही प्रक्रिया आपकी स्कंदन कहलाती है। अगर आपको याद हो तो स्कंदन प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ी थी 4 या 5 प्रकार से होती है बच्चों, जिसमें पहला वैद्युत अपघट्य विधि पढ़ ली थी हमने कि क्या करते हैं, अत्यधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्य डालोगे तो क्या करेगा, कणों को स्कंदित कर देगा, कणों को नीचे अवक्षेप के रूप में ले आएगा। बात समझ में आई? अब अपन बच्चों यही चीज जो है विद्युत अपघट्य वाली, उसी के अंदर एक नियम पढ़ते हैं जिसको आज अपन देख रहे हैं, हार्डी-शुल्ज का नियम। बाकी स्कंदन की अलग अलग प्रक्रियाएं, 4-5 प्रक्रियाओं को हम लोग देख चुके कि किस प्रकार होती है। आज हमें सिर्फ ये देखना है हार्डी-शुल्ज का नियम क्या कहता है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना। अब हमने कहा एक कोलाइडी कण है जिस कण के चारों तरफ क्या है, नेगेटिव वाली परत है। बात समझ में आ गई? अब इसमें अगर अपन एल्यूमिनियम डाल देते हैं, Al3+ है उसके ऊपर चार्ज। ठीक है, एल्यूमिनियम का +3 चार्ज होता है, ध्यान है सभी को। यहाँ पे अपन ने डाल दिया, ये देखो ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी एक कोलाइडी कण है बच्चों। ठीक है, अगर अपन देखें तो इसको व्हाइट से बना लेते हैं। चलो व्हाइट मतलब अपन कोलाइडी कण को बता रहे हैं, आप खुद देख रहे हो कितने चार्ज है यहाँ पे, 3, 4, 5, 6। ऐसा कोलाइडी कण जिसके ऊपर 6 नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आई? इस कोलाइडी कण जिसके ऊपर भी 6 नेगेटिव चार्ज है, 6 है। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे लिखना चाहे तो अपन कहेंगे इसके पास क्या है, 6 नेगेटिव चार्ज है, 6 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम आपने लिया कितने है बच्चों, +3। ठीक है, यहाँ पे एक और एल्यूमिनियम ले लेते हैं अपन, वो भी क्या है, +3। अब अपन कहते हैं इसको क्या करना है बच्चों, हमें न्यूट्रल उदासीन बनाना है, तभी तो नीचे बैठेगा। कोलाइडी कण उदासीन होगा तभी तो नीचे बैठ पाएगा।
बात समझ में आई? अपन क्या कहते थे, अगर आपको याद हो तो कोलाइडी कण पे ऋणात्मक आवेश, माध्यम में धनात्मक आवेश रहता था, इसी वजह से दोनों में क्या रहता था, आकर्षण रहता था और वो नीचे नहीं बैठते थे। मेरी बात समझ में आई? लेकिन हमें जब कणों को नीचे बिठाना है तो कणों को उदासीन बनाना होगा, तभी नीचे बैठेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है बच्चों सभी को? हमने क्या कहा था, कोलाइडी कणों पे आवेश होता है और माध्यम में जो उपस्थित कण है उस पर भी आवेश होता है। इसका मतलब जल के कणों में भी आवेश उपस्थित था। हम मिला रहे थे ना K+ और OH-, तो हमने क्या कहा था, K+ तो पानी में उपस्थित है और OH- ने कोलाइडी कण पे नकारात्मक परत बना दी। जैसे अपन ने सोने की बात करी थी, सोने के कणों पे परत बना ली थी उसने। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पे ऋणात्मक परत बन गई। अब ये जो परत है ये क्या कर रही है, यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन उपस्थित है किसके, K+ आयन पानी के अंदर या माध्यम के अंदर, उससे क्या कर रहे हैं, आकर्षित बल के द्वारा बंधे हुए हैं, इसलिए तैर रहे हैं। इसलिए कोलाइडी कणों की प्रक्रिया उसकी तरह का नेचर, उसकी प्रकृति को बताते हैं। इतना समझ में आ गया था? अब स्कंदन प्रक्रिया हमें कहती है कि भाई कणों को नीचे बिठा दो, मतलब अवक्षेप के रूप में ले आओ। अवक्षेप के रूप में लाने के लिए हमें कणों के ऊपर से क्या करना पड़ेगा बच्चों, चार्ज हटाना पड़ेगा, आवेश को हटाना होगा। आवेश हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें विद्युत अपघट्य की मात्रा ज्यादा डालेंगे। बात समझ में आ गई? जब ज्यादा कण अपघट्य के आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को उदासीन बना देंगे। किसको, कोलाइडी कणों को उदासीन बनाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बात करी, एक एल्यूमिनियम ले लिया जिसके ऊपर +3 चार्ज है। यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लिया +3 चार्ज। अब एक कण को 2 एल्यूमिनियम के कण बना सकते हैं उदासीन। अगर आप देखो तो ये नेगेटिव चार्ज को, ये क्या 3 नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है बच्चों, 3 ऋणात्मक चार्ज को उदासीन बना सकता है ये एल्यूमिनियम, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, +3, और ये -3 के लिए इसको 3 चार्ज चाहिए होंगे। इसी तरह से ये वाला भी यहाँ पे 3 ले लेगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी अगर अपन डाल दें ये +3 और ये +3 डालूं मैं, तो ये भी क्या करेगा, ये 3 को यहाँ ले लिया इसने और इस 3 को इसने ले लिया, तो एक तरह से क्या हो गए, उदासीन हो गए। यहाँ पे अपने पास 6 कितने थे, नेगेटिव चार्ज 6 थे, 6 थे। पॉजिटिव चार्ज अब के लिए अपन ने क्या करा, एल्यूमिनियम +3 और +3 2 ही अणु डाले, 2 ने 6 को कंट्रोल कर लिया, उदासीन बना दिया, और इस तरह कोलाइडी कण क्या हो गया बच्चों, नीचे बैठ गया। बात समझ में आई? ये पॉइंट समझ में आया? हार्डी-शुल्ज का नियम अपन को ये बताता है बच्चों, जितनी संयोजकता विद्युत अपघट्य के कण की होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्कंदन या अवक्षेपण की दर बढ़ेगी। बात समझ में आई? स्कंदन या अवक्षेपण की दर अगर अपन बताना चाहे तो अपन किससे बताएंगे, संयोजकता के ऊपर बताएंगे बच्चों। अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो सोडियम है Na+, Ca2+, हाँ कि नहीं, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होगा, +3 लिखो या 3+ लिखो, बात एक ही है। ठीक है, 2+ +2 लिखूँ मैं, है ना, Na+ ले लिया, 2+ ले लिया, +3, मतलब 1 2 3 चार्ज है यहाँ पे। और आपको पता है कि आपके पास जो है यहाँ पे एक कोलाइडी कण उपस्थित है जिसके ऊपर कितने हैं, 6 चार्ज हैं। ठीक है, 6 कण उपस्थित हैं। अब अपन को पता है कि 6 नेगेटिव चार्ज है, तो अगर अपन यहाँ पे सोडियम डाले तो सोडियम कितने डालने पड़ेंगे, 6 सोडियम के कणों को लाओ और डालो, या फिर अपन इसको लेते हैं तो अपन को 3 डालने पड़ेंगे। तो अपन ऐसा कण लेंगे जो कम से कम जाए और कोलाइडी कणों को अवक्षेपित कर दे। बात समझ में आई? अपने लिए क्या चीज होगी, मान लो कि भाई ये अपन पैसे से बात कर लेते हैं, एक सोडियम का अणु 10 रुपए का आता है, एक कैल्शियम का भी 10 रुपए का, एल्यूमिनियम का भी 10 का है, तो आप यहाँ पे देखो ना 60 रुपए लग रहे हैं 6 सोडियम लाने में, यहाँ पे 30 रुपए लग रहे हैं, 3 लाने पड़ेंगे और यहाँ 20 रुपए में ही काम चल रहा है। तो हम लोगों की क्या प्रायोरिटी रहेगी, कम पैसा खर्च करो और काम कर लो अपना। हम यही तो सोचेंगे कम पैसे में ही काम हो जाए। तो 20 रुपए में हमें एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम इसको लेके उदासीन बना रहा है, जबकि यहाँ पे बात करें तो 60 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, यहाँ 20 रुपए में काम हो रहा है। मेरी बात समझ में आई सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यही कोशिश करेंगे कि ऐसा अणु काम में लिया जाए जो कम से कम क्या करे, कम से कम मात्रा में जाए और क्या करे, कोलाइडी कण को उदासीन बना दे। तो हार्डी-शुल्ज का नियम बच्चों अपन को यही बताता है कि उस आयन को अपन लेंगे काम में, या अपन कहेंगे कि विद्युत अपघट्य में, विद्युत अपघट्य के अंदर आप बात करोगे कि विद्युत अपघट्य में जिस आयन की या जिस कण की संयोजकता ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, स्कंदन क्षमता को बढ़ाएगा। बात समझ में आई? अब ये सारे तो है क्या है, विद्युत अपघट्य तो है, NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का क्लोराइड, सब में क्लोराइड आ रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, एक तरह से विद्युत अपघट्य तो है। क्लोराइड आने का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन थे बच्चों इनके पास, तो तीनों की तीनों ही विद्युत अपघट्य का काम करेंगे। लेकिन हम ऐसा विद्युत अपघट्य काम में लेते हैं जो कि क्या करे, ज्यादा से ज्यादा स्कंदन की क्षमता को बढ़ाए। और अपन ने देखा स्कंदन क्षमता कब बढ़ेगी, जब संयोजकता बढ़ेगी। बात समझ में आई? तो अगर अपन इसको ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, Na+ ले लो,
ठीक है, ये Ca2+ ले लो और यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लेते हैं अपन, ठीक है, +2+3। ये देखो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे, जैसे जैसे यहाँ से यहाँ जाते हैं हम लोग, क्या मतलब बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे, वैसे वैसे आपकी स्कंदन क्षमता क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। यही हार्डी शुल्क का नियम है। समझ में आ गया इसका नियम? ये नियम हमें क्या कहता है, जितनी संयोजकता बढ़ेगी किसकी, वैद्युत अपघट्य की, वैद्युत अपघट्य के कणों की जितनी संयोजकता होगी उतना ही उसकी स्कंदन क्षमता बढ़ेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज क्लियर है बच्चों, नोट कर लो इसको। बात समझ में आ गई सभी को बच्चों? अपन ने क्या बोला, वैद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता स्कंदन आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है कि उसकी संयोजकता कितनी है। ये बात समझ में आ गई सभी को? तो यहाँ पे अपन ने कहा जितनी अधिक संयोजकता होगी बच्चों, ये संयोजकता लिखा हुआ है, जितना अधिक संयोजकता होगी +1 +2 +3 उतना ही उसका स्कंदन जो क्षमता होगी या स्कंदन जो होगा वो ज्यादा मात्रा में होगा। यही हार्डी शुल्क का नियम हमको बताता है। ये बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? हार्डी शुल्क का नियम क्या कहता है बच्चों, ये बात समझ में आ गई? अब अपन चलते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? अभी वापस से समझ लेते हैं बच्चों, अपन ने क्या चीज पढ़ी थी, स्कंदन। अगर आपको याद हो तो अपन ने लास्ट लेक्चर में स्कंदन के बारे में पढ़ा था। स्कंदन अपन ने कहा था कि स्कंदन का मतलब ये होता है कुलाइडी कणों से आवेश हटाओ और कुलाइडी कणों को अवक्षेप के रूप में परिवर्तित कर दो। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, स्कंदन कहलाती है। ठीक है, स्कंदन अपन ने 4 से 5 प्रकार से देखा, या तो क्या करें अपन आवेश हटा दें, उबाल ले अपन उसको। ठीक है, ये चीजें पढ़ी थी। अपोहन विधि जो हम लोग करते हैं, डायलिसिस करते हैं, वो ज्यादा मात्रा में किया जाए तो भी स्कंदन जो प्रकृति है वो हो जाएगी, स्कंदन प्रक्रिया होने लगेगी। बात समझ में आई? उसमें सबसे पहला पॉइंट हमने विद्युत अपघट्य द्वारा पढ़ा था। अत्यधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो क्या होगा बच्चों, स्कंदन प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ठीक है, उसको समझने के लिए हमने हार्डी शुल्क का नियम देखा। हार्डी शुल्क का नियम वैद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन के अंतर्गत आता है। ये हार्डी शुल्क का नियम हमें ये बताता है कि भाई क्या कर रहे हो आप, कुलाइडी कणों को क्या कर रहे हो, अवक्षेप के रूप में बदल रहे हो। उसके लिए आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे। इलेक्ट्रोलाइट कैसे डालेंगे और क्या डालेंगे, वो चीज हमें ये बताता है कि आप इलेक्ट्रोलाइट जो काम में ले रहे हो या वैद्युत अपघट्य जो बच्चों आप काम में लेते हो, उसके आयन की संयोजकता अगर ज्यादा होगी तो स्कंदन ज्यादा होगा, संयोजकता कम होगी तो स्कंदन कम होगा। बात समझ में आ गई? यही हार्डी शुल्क का नियम ने हमको बताया था। क्लियर है? अब बच्चों अपन आगे चलते हैं गोल्ड नंबर और स्वर्ण संख्या पर। असल में ये स्वर्ण संख्या और गोल्ड नंबर होता क्या है बच्चों, ये एक अलग से टॉपिक है, इसको ध्यान रखना। स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर की बात की जा रही है। एक बच्चों स्वर्ण संख्या अपन लोग पढ़ते हैं इसमें, तो स्वर्ण संख्या जो आती है वो प्रोसेस में आती है, रक्षण विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, रक्षण विधि जो पढ़ते हो ना बच्चों, स्कंदन स्वर्ण संख्या पढ़ रहे हैं हम लोग। स्वर्ण संख्या में हम एक विधि पढ़ेंगे जिसको अपन क्या कहते हैं, रक्षण विधि कहते हैं। ठीक है, क्या होती है ये मैं एक बार नोट करवा देती हूँ, पहले लिख लो उसके बाद समझाती हूँ मैं क्या है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चों? देखना है यहाँ पे एक बार, स्वर्ण संख्या की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर की बात की जाती है तो अपन यहाँ पे क्या बताते हैं, स्वर्ण संख्या को रक्षण क्षमता से भी बताते हैं। रक्षण क्षमता क्या होती है बच्चों, उसको समझना एक बार। स्वर्ण संख्या और रक्षण क्षमता जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। रक्षण क्षमता स्वर्ण संख्या द्वारा बताई जाती है। बात समझ में आई? अब यहाँ पे रक्षण क्षमता होती क्या चीज है वो देखना है। यहाँ पे अपन बात करें बच्चों द्रव विरोधी कोलाइड, हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, परख नली लेते हैं अपन। ठीक है, लैब में जैसे परख नली लेते हैं बच्चों, वैसे ही हम लोगों ने ली द्रव विरोधी प्रकार का कोलाइड इसके अंदर लिया। अब द्रव विरोधी प्रकार का कोलाइड बच्चों आपने लिया तो इसके अंदर आपने क्या डाला, KI डाला। KI आपको पता है क्या है, वैद्युत अपघट्य है। अत्यधिक मात्रा वैद्युत अपघट्य की हम मिलाते हैं तो क्या होता है, स्कंदन होता है। स्कंदन होने का मतलब क्या बन जाएगा बच्चों, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, द्रव विरोधी प्रकार का कोलाइड आपने लिया और उसमें जैसे ही आपने क्या डाला, वैद्युत अपघट्य मिलाया। ठीक है, क्या बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, द्रव विरोधी प्रकार का कोलाइड जब हम लोग बना रहे थे तभी हमने बिल्कुल कम मात्रा किसकी डाली थी, वैद्युत अपघट्य की डाली थी, ताकि वो स्थिर हो सके। तो इसका मतलब क्या हुआ, द्रव विरोधी प्रकार का कोलाइडी विलयन बन चुका है। अब उसी विलयन में अगर अपन ज्यादा मात्रा डालते हैं किसकी, वैद्युत अपघट्य की, तो क्या होता है, वो आगे चल के अवक्षेप के रूप में बदल जाता है। ये चीज हम लोगों ने स्कंदन प्रक्रिया में पढ़ ली। बात समझ में आ गई? वही अब यहाँ पे कर रहे हो आप, द्रव विरोधी प्रकार का कोलाइडी विलयन अपन ने लिया, इसके अंदर हमने क्या डाला, KI हमारा क्या है, वैद्युत अपघट्य है। अब बच्चों जैसे ही KI आप इसे मिलाओगे तो क्या होने लगेगा, यहाँ पे कोलाइडी कण का अवक्षेपन होगा और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, अवक्षेप मिलेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब अपन बात कर रहे हैं द्रव स्नेही प्रकार का। द्रव स्नेही प्रकार के विलयन का अगर आपको ध्यान हो, कोलाइडी विलयन की बात की थी हमने, तो हम क्या कहते थे, अवस्था और माध्यम दोनों आपस में बहुत अच्छे से जुड़े हुए होते हैं। ध्यान है आपको?
इतने अच्छे से जुड़े हुए होते हैं कि उनको अलग करना मुश्किल है। ठीक है, अब यहीं पे अगर अपन डाल के देखें, क्या डाले, वैद्युत अपघट्य मिलाए, तो अगर हम लोग बच्चों इसके अंदर भी Ki डालते हैं, वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं, तो क्या ये अवक्षेपित होगा? क्या द्रव स्नेही प्रकार का विलयन अवक्षेपित हो पाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये देखो बच्चों, ये जो इसके कण है कोलाइडी कण, वो क्या होते हैं असल में, ये चारों तरफ किससे जुड़े हुए होते हैं, ये जो इनके अंदर माध्यम उपस्थित होता है, या हम कह सकते हैं जल, अधिकतर जलीय माध्यम होता है, तो इनमें अपन कह सकते हैं जल की जो बूंदे हैं ना बच्चों, वो चारों तरफ इसे चिपकी हुई रहती है। द्रव स्नेही का मतलब क्या करेगा, जल के या किसी भी द्रव के अणु को अपने चारों तरफ चिपका के रखेगा। जब चारों तरफ उसकी परत बनी हुई होगी तो फिर कोई भी अपन वैद्युत अपघट्य डाले तो भी टूटेगा नहीं, क्योंकि पहले से उसकी चारों तरफ एक परत है ना बच्चों। बात समझ में आई? तो वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति में वो परत आसानी से नहीं टूटेगी। पॉइंट क्लियर है? तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसका कोई भी अवक्षेप नहीं होगा। कोई अवक्षेप बनेगा नहीं? अवक्षेप नहीं बनेगा। ठीक है, कोई अवक्षेप नहीं। बात समझ में आ गई? अब ये चीज ध्यान से समझना, हमने क्या कहा था कि द्रव विरोधी प्रकार का कोलाइड है, जैसे ही वैद्युत अपघट्य मिला अवक्षेप में बदल गया। लेकिन द्रव स्नेही प्रकार का कभी भी अवक्षेप में नहीं बदलता। हमने ये भी बोला क्यों नहीं बदलता, क्योंकि उसकी चारों तरफ माध्यम की परत होती है, क्योंकि वो द्रव स्नेही प्रकार का है तो द्रव को अपने चारों तरफ बांधे रखता है, जिसकी वजह से उसका कोलाइडी कण कभी भी फ्री नहीं रहता, कहीं भी मुक्त अवस्था में नहीं रहता, ताकि वो किससे अभिक्रिया कर पाए, वैद्युत अपघट्य से अभिक्रिया कर पाए। बात समझ में आई बच्चों मेरी? ठीक है, अब अपन को क्या करना है बच्चों, अपन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे देखना, ये है द्रव विरोधी प्रकार का कोलाइडी। ठीक है, आपने इसके अंदर डाला है बच्चों 1%, 1 ml बात कर लेते हैं। अब ये जो आपने लिया ना द्रव विरोधी प्रकार का कोलाइड, ये क्या है बच्चों, 10 ml है आपके पास। ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि परिभाषा में इतना ही मात्रा हमें बतानी पड़ेगी। ठीक है, द्रव विरोधी प्रकार का कोलाइड आपने लिया 10 ml। 10 ml में आपने क्या मिलाया, 1 ml NaCl मिलाया। क्या होगा बच्चों, अवक्षेप हो जाएगा। लेकिन अपन को क्या करना है, इस अवक्षेप को होने से रोकना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें कुछ मात्रा किसकी मिलाते हैं, द्रव स्नेही प्रकार के कोलाइड की। बात समझ में आई? ध्यान देना, मैंने कहा द्रव विरोधी प्रकार का 10 ml आपने विलयन लिया, उसमें 1 ml आपने NaCl डाल दिया। 1 ml NaCl डलेगा तो क्या होगा बच्चों, अवक्षेप बन जाएगा। लेकिन अवक्षेप को रोकने के लिए हमने साथ में और क्या मिला दिया, यहाँ पे द्रव स्नेही प्रकार का कोलाइडी विलयन मिला दिया। द्रव स्नेही जब आप डालोगे इसके अंदर, कोलाइडी डालोगे, ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन डाला आपने और इसकी कुछ मात्रा डाल दी। ठीक है, कुछ मात्रा, थोड़ी सी मात्रा हमने इसमें मिला दी, किसकी, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की। जैसे ही आप थोड़ी सी मात्रा मिलाओगे तो जो अवक्षेपण होना था वो अवक्षेप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि क्या है, खुद ये क्या है, द्रव स्नेही प्रकार का है। ये क्या करेगा, द्रव विरोधी प्रकार के कोलाइडी कणों के चारों तरफ एक परत बना लेगा बच्चों। बात समझ में आई? जब वो परत बना लेगा तो क्या होगा, कोलाइडी कण इससे आके, वैद्युत अपघट्य के कण आके इसको तोड़ नहीं पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या चल रहा है? अपन ने यहाँ पे क्या बात करी, हमको पता है द्रव विरोधी प्रकार का कोलाइडी विलयन ऐसा विलयन है जो अस्थायी है। अस्थायी होने का मतलब हम इसमें कोई और केमिकल डालना चाहें जो इसको तोड़ सके तो ये आसानी से टूट जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये चीज हम पहले भी पढ़ के आए स्कंदन में भी, कि हमने देखा कि कोलाइडी विलयन में अगर अपन क्या मिलाते हैं, वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं, तो वैद्युत अपघट्य मिलाते ही क्या हो जाएगा बच्चों, वो अवक्षेप में बदल जाएगा, स्कंदित होगा या अवक्षेप में बदल जाएगा। अब हमने बात करी द्रव स्नेही प्रकार की, कि द्रव स्नेही वाले के अंदर अगर अपन वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो कभी भी किसमें नहीं बदलता, अवक्षेप में नहीं बदलता, क्योंकि वो द्रव स्नेही है, उसके चारों तरफ द्रव की परत है, इस वजह से उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। कौन, वैद्युत अपघट्य अपना जो है वो अटैक नहीं कर पाता इसके ऊपर, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहता है। अब अपन ने कहा कि भाई इसके अंदर अपन क्या करें, द्रव विरोधी का 10 ml ले लिया, 1 ml हमने NaCl डाला और इसी के साथ हमने थोड़ा सा द्रव स्नेही वाला विलयन भी डाल दिया। जैसे ही आपने इसमें द्रव स्नेही का कोलाइडी विलयन डाला बच्चों, थोड़ी सी मात्रा डालते ही क्या होगा, यहाँ पे ये अवक्षेप बनने से रोक देगा, ये द्रव विरोधी के कोलाइडी कणों को रक्षित कर लेगा, उनकी रक्षा करेगा, बीच में आ जाएगा। बीच में आने से कोलाइडी वैद्युत अपघट्य के कणों को आपस में मिलने नहीं देगा। बात समझ में आई? बात समझ पा रहे हो? अभी तक अपन क्या कहते हैं कि ये जो द्रव विरोधी कोलाइड थे बच्चों, ये क्या थे, ये रक्षित नहीं थे, इनके पास कोई रक्षा सिस्टम नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। हम लोग घर में रहते हैं, घर में कोई सिक्योरिटी नहीं लगा रखी, ठीक है, या अपन कह सकते हैं घरों में हम लोग रह रहे हैं तो हमने कोई भी डॉग या नहीं रख रखा, कुत्ता, आपको पता है, कुत्ता या डॉगी हम कहे सबसे बढ़िया सिक्योरिटी सिस्टम है। कभी चोर आ भी जाए तो क्या करेगा, वो उनको काट के मार के भगा देगा, डर की बात ही नहीं होती कुछ भी। अब जिस घर में कुत्ता नहीं है तो वहां पे क्या होगा, वो इंसान मारा जाएगा, अवक्षेप, ठीक है, अवक्षेप बनना मतलब वो क्या हुआ, वो मर गया, मतलब खतरा ही हो गया एक तरह से। तो हमको क्या करना है बच्चों, उसको बचाना है। किसको बचाना है,
द्रव विरोधी विलयन को बचाना है, उसको अवक्षेपित नहीं होने देना, उसको खराब नहीं होने देना। किसी इंसान का मरना आया मतलब क्या हो गया, खराब हो गया। घर में चोरी वोरी होगी तो भी घर खराब हो गया। ऐसे यहाँ पे ये विलयन क्या हो रहा है, खराब हो रहा है अवक्षेप बनने से। इसको खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, द्रव स्नेही की कोलाइडी विलयन की थोड़ी सी मात्रा मिला देंगे। मतलब आपने क्या करा, घर में डॉग ला के रख दिया, अब भले ही चोर आए, कोई भी आए, लूटने पाटने के लिए आए, मर्डर करने के लिए आ जाए कोई, तो भी नहीं मार पाएगा, वो रक्षा कर लेगा, बचा लेगा, हमको मिलने नहीं देगा ना। बीच में एक दीवार आ गई, डॉग की 3-4 ला के रख दो, कुत्ते अपन ला के रख दे घर के अंदर, तो क्या करेंगे, एक परत बना लेंगे। घर मालिक से पहुंचने से पहले ही क्या करेंगे, चोर उनसे भिड़ेंगे, मर जाएंगे या खराब हो जाएंगे, या खुद क्या होगा, खुद घायल होके भागेंगे वहां से। बात समझ में आई? तो क्या होगा, मालिक तो सुरक्षित हो गया, घर का पैसा सुरक्षित हो गया, घर सुरक्षित हो गया। तो सेम वही चीज हुई द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में। वैद्युत अपघट्य मिलने से पहले पहले क्या हुआ, द्रव स्नेही वाले इनसे आके मिल गए। जब द्रव स्नेही इससे आके मिले तो उन्होंने एक परत बना दी, ऐसी परत बना दी जिससे क्या हुआ बच्चों की वैद्युत अपघट्य इससे आके मिल नहीं पाया, और मिला नहीं तो अवक्षेप बनना बंद हो गया। बात समझ में आई? तो एक तरह से अपन क्या कह रहे हैं, द्रव स्नेही विलयन क्या कर रहा है, द्रव विरोधी वालों की रक्षा कर रहा है, उसको रक्षित कर रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। तो ये जो रक्षा कहलाती है वो क्या कहलाती है बच्चों, रक्षण क्षमता कहलाती है। रक्षण अपन क्या कहते हैं, जब द्रव स्नेही सोलों का द्रव विरोधी सोलों को अवक्षेपित होने से रोकने का गुण। बात समझ में आई? कौन रोक रहा है, द्रव स्नेही सोल, मतलब द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन क्या कर रहे हैं, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन को अवक्षिप्त होने से रोक देते हैं। इसके गुण को अपन क्या कहते हैं बच्चों, रक्षण कहते हैं। और इसकी क्षमता को अपन किससे बताते हैं, रक्षण क्षमता से बताते हैं। रक्षण क्षमता किसको बताती है बच्चों, स्वर्ण संख्या द्वारा बताई जाती है। रक्षण क्षमता या स्वर्ण संख्या क्या चीज है, रक्षण तो समझ में आ गया, उसको बचा रहे हो। अब अपन को ये भी तो पता होना चाहिए कि कितनी मात्रा में ला रहे हो, किसकी, द्रव स्नेही वालों की, जो द्रव विरोधी वालों को रोक रहे हैं। मतलब घर में कितने कुत्ते अपन ने पाले तो वो भी तो पता होने चाहिए, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अच्छी वैरायटी, अच्छी ब्रीड वाला पालो तो एक ही काफी है, लो ब्रीड वाला पालोगे तो 4-5 रखने पड़ेंगे, है ना। जर्मन शेफर्ड या जो पुलिस के पास होते हैं उस तरह के अगर आपने घर में रख लिए तो आपको एक ही कुत्ता काफी है चोरों पे भारी पड़ने के लिए, वो एक ही 10-15 को भगा देगा। बात समझ में आई? ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अपन उसकी स्वर्ण संख्या बताते बच्चों। ये स्वर्ण संख्या वो संख्या बताती कि द्रव स्नेही प्रकार के विलयन को आप कितनी मात्रा में मिलाओगे, वो उसकी स्वर्ण संख्या कहलाती है। देखो, द्रव स्नेही कोलाइड की वह मिलीग्राम मात्रा जो कि 10 ml स्वर्ण के कोलाइडी को 1 ml 10% NaCl विलयन मिलाने पर अवक्षेप बनाने से रोकती है, वो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की स्वर्ण संख्या कहलाती है। अब बच्चों नाम पे ध्यान देना, स्वर्ण संख्या बोला अपन ने। स्वर्ण संख्या क्यों बोला, क्योंकि जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है ना बच्चों आपके पास, वो किसका है, वो स्वर्ण का सोल है। जो अपन बोलते हैं ना, अभी तक अपन पढ़ते आ रहे थे, स्वर्ण का सोल Au। ये जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है ना, वो कौन सा वाला है, ये आपके पास ये Au प्रकार वाला है। जो कोलाइडी कण है आपके पास Au के स्वर्ण के कोलाइडी विलयन है। तो अपन इसकी जब परिभाषा देते हैं स्वर्ण संख्या की तो क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड की वह मिलीग्राम मात्रा जो कि 10 ml स्वर्ण के कोलाइडी को या 10 ml स्वर्ण सोल को 1 ml NaCl मिलाने पर अवक्षेपण होने से रोक देती है, वही मात्रा क्या कहलाती है, उसकी स्वर्ण संख्या कहलाती है। बात समझ में आई? स्वर्ण नाम क्यों लिया वो समझ में आया, क्योंकि जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन आपके पास है वो असल में स्वर्ण का ही कोलाइडी विलयन है। स्वर्ण के कोलाइडी विलयन में अपन ने 1 ml NaCl मिलाया था तो ये अवक्षेपित हो रहा था, लेकिन उसके अवक्षेपण को रोकने के लिए हमने इसमें क्या मिलाया, द्रव स्नेही प्रकार का विलयन मिलाया। अब ये द्रव स्नेही कुछ भी हो सकता है, वो उसकी क्षमता पर निर्भर करेगा। तो बच्चों यहाँ पे टेबल दिख रही है आपको, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन अपन ने लिख दिए और इनकी स्वर्ण संख्या लिख दी। अब आप ध्यान देना, जिलेटिन है, अंडे की जर्दी होती है, मतलब वो अपन कहते हैं ना अंडे का भाग, ठीक है, पीला वाला भाग कह सकते हो, अंडे की जर्दी कह सकते हो। बबूल की गोंद, बबूल के पेड़ से निकलने वाली गोंद, और उसके बाद अपन ने आलू का स्टार्च लिया। स्टार्च लेते ना अपन, आलू के अंदर भी स्टार्च पाया जाता है, तो आलू वाला स्टार्च यहाँ पे लिया बच्चों। अब इनकी स्वर्ण संख्या आप देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी स्वर्ण संख्या कितनी है, 0.005 से लेकर 0.01 सॉरी, है ना। यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसका मतलब जिलेटिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, जिलेटिन क्या है बच्चों, द्रव स्नेही कोलाइड है। ये क्या कर रहा है, सोने की सोल को अवक्षेपित होने से रोक रहा है। बात समझ में आई? ठीक है। अब आप अगर इसकी मात्रा पे ध्यान दो तो कितनी कम मात्रा काम में ली है अपन ने, कितनी कम है, 0.005, मतलब बहुत कम मात्रा ली है, किसकी, जिलेटिन की। ठीक है। अब अपन अंडे की जर्दी देखते हैं तो थोड़ी सी मात्रा बढ़ी, बबूल की गोंद की और थोड़ी मात्रा बढ़ी, और सबसे ज्यादा मात्रा किसकी, आलू का स्टार्च।
तो मतलब आलू का स्टार्च हमें इतना सारा डालना पड़ेगा, तब जाके स्वर्ण का सोल जो है वो क्या करेगा, अवक्षेपित होने से रुक जाएगा, बच जाएगा। तो आप खुद देख सकते हो अत्यधिक क्रियाशील कौन होगा, जिलेटिन। थोड़ी सी मात्रा मिलाई और अवक्षेपण को रोक दिया, और इसकी इतनी सारी मात्रा मिला रहे तो न्यूनतम इसकी रक्षण क्षमता हो गई। वो जो मैंने डॉग या उनकी बात करी थी, अच्छी क्वालिटी का लोगे, हाई क्वालिटी का लोगे, एक ही काफी है। 4-5 ऐसे छोटे मोटे डॉग रख लोगे तो फिर वो आपको चाहिए कि बहुत सारे चाहिए, तो मात्रा बढ़ जाएगी, तो इनकी रक्षण क्षमता कम हो गई। बात समझ में आई बच्चों? यहाँ स्टार्च देखा अपने, स्टार्च क्या चाह रहा है, इसकी रक्षण क्षमता की बात करते हैं, स्वर्ण संख्या बताते हैं तो 25 बताता है। 25 का मतलब इसकी रक्षण क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। 25 आप डालोगे, उसमें 25 ml डालोगे, तब जाके क्या होगा, वो तब जाके वो रक्षा करेगा, तब जाके वो कोलाइडी कणों को अवक्षेपित होने से रोक देगा। बात समझ में आई बच्चों? अपन ने यहाँ पे क्या बताया था, स्वर्ण संख्या और रक्षण क्षमता से बताया। हमने क्या कहा कि कोलाइडी कण जो है किसके, द्रव विरोधी प्रकार के, मतलब सोने के सोल है ना, सोने का कोलाइडी विलयन आप लोग देखते हो और उसमें 1 ml NaCl मिलाते हो। 10 ml आपने सोने का सोल लिया, 1 ml आपने NaCl मिलाया, ऐसे ही जैसे NaCl आपने डाला वैसे ही बच्चों वो अवक्षेपित हो जाएगा। उसके अवक्षेपण को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ मात्रा में द्रव स्नेही प्रकार का विलयन मिलाना पड़ेगा। वो द्रव स्नेही प्रकार के विलयन की मात्रा को अपन स्वर्ण संख्या से बताते हैं, और जो उसका गुण है रक्षा करने का वो रक्षण क्षमता कहलाती है। और जो मतलब कितनी संख्या आप मिलाओगे, कितना कोलाइडी विलयन डालोगे, कौन सा द्रव स्नेही प्रकार का, वो आपका स्वर्ण संख्या से हम लोग बताते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? और ये हमने अलग अलग उदाहरण से देख ली, हर एक पदार्थ की स्वर्ण संख्या आप लोग देखोगे अलग अलग आती है। जिसकी स्वर्ण संख्या कम है उसका मतलब उसकी रक्षण क्षमता ज्यादा, और जिसकी स्वर्ण संख्या ज्यादा है उसका रक्षण क्षमता कम हो जाएगी। तो बच्चों यहां से अपन आप लोग बता सकते हो, अगर इसके बीच में अपन बताएं स्वर्ण संख्या क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी रक्षण क्षमता के। जिसकी स्वर्ण संख्या ज्यादा उसकी रक्षण क्षमता कम, जिसकी स्वर्ण संख्या कम उसकी रक्षण क्षमता ज्यादा होगी। ये आपकी स्वर्ण संख्या और रक्षण क्षमता वाला आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? पॉइंट क्लियर है? अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे कोलाइडी कणों के उपयोग के बारे में, है ना, अनुप्रयोग या उपयोग। अभी तक अपन ने कोलाइडी कण के बारे में सब चीजें पढ़ ली। अब लास्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, अपन लोग पढ़ रहे हैं कोलाइडी कणों का अनुप्रयोग, कोलाइडी कण को कहाँ पे काम में लिया जाता है। पहली चीज हो गई दवाइयों में। बच्चों जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, टैबलेट्स होती है, वो सारी असल में क्या होती है, कोलाइडी कण ही होते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं ना जेलोसिल, आपने देखी है, गैस के लिए, पेट में बदहजमी के लिए एक प्रकार की दवाई दी जाती है बच्चों, पिंक कलर की होती है, पिंक कलर की पीने की दवाई होती है, वो असल में क्या होता है, कोलाइडी कण होता है। खांसी का सिरप अगर आप लोगों ने देखा हो, वो भी एक तरह का कोलाइडी कण ही होता है बच्चों। ठीक है, कोलाइडी विलयन ही होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गए कोलाइडी कणों के अनुप्रयोग, या अपन कहेंगे कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग कहाँ पे लिए जाते हैं। ठीक है, कोलाइडी कण मत लिखो, इसको लिख लेना कोलाइडी विलयन का उपयोग। ठीक है, कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग, या सिर्फ कोलाइडी के अनुप्रयोग भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग, एक मल जल के शुद्धिकरण में, सीवेज वाटर सुना है, घरों से निकलने वाला जो होता है ना बच्चों गंदा पानी, उसके शुद्धिकरण में भी कोलाइडी विलयन को काम में लिया जाता है और उसको शुद्ध किया जाता है। वो पूरी एक प्रक्रिया पढ़ते हैं अपन, उसके अंदर पढ़ते हैं इसके बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके शुद्धिकरण में सीवेज वाटर या घरों से निकलने वाला गंदा पानी, उसके ट्रीटमेंट में भी अपन लोग कोलाइडी कण को काम में लेते हैं। बात समझ में आई? तीसरा अपन ने बताया भोजन में, खाने में अपन लेते हैं, दूध हो गया, छाछ हो गई, जिलेटिन हो गया, सारी चीजें खाने में है तो वो सारी भोजन में भी काम में आएंगी। उसके बाद बात करते हैं बच्चों पेंट, पेंट भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन ही है, जो घरों में पेंट करने के लिए, घर को रंग रोगन के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन धुएं का वैद्युत अवक्षेपण। अब ये क्या चीज होती है बच्चों, ये ध्यान देना, अपन यहाँ पे बात करें धुएं का वैद्युत अवक्षेपण। आप लोगों ने देखा है कोई भी इंडस्ट्री होती है तो इंडस्ट्री के ऊपर क्या होता है बच्चों, एक चिमनी लगी हुई होती है, अगर आपको ध्यान हो तो। आप लोगों ने देखा कितने भी उद्योग होंगे आसपास में, आपने देखा होगा फैक्ट्रियां लगी हुई होती है, ठीक है, इंडस्ट्री लगी हुई होती है, तो उनके ऊपर क्या होता है, बिल्डिंग के ऊपर एक चिमनी लगी हुई होती है ऊपर धुआं निकलने के लिए। ठीक है, अपन बात करते हैं जब किसी भी प्रकार के प्रोसेस होते हैं, प्रक्रिया होती है बच्चों, उद्योग वाली प्रक्रियाएं, उनमें क्या होता है, काला धुआं निकलता है। काला धुआं हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, एक तरह से कोलाइडी का ही एग्जाम्पल है, जिसमें हमने कहा था धुएं का धुएं में, या अपन ने कहा था ठोस का गैस में मिक्सचर, जिसमें हमने कहा था ठोस मतलब क्या हुआ है, कार्बन के कण या फिर अशुद्धि के कण जो कि धुएं के अंदर उपस्थित हैं और वो जाके बाहर हवा को खराब करेंगे। तो इसको हवा को खराब करने से रोकने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, यहाँ पे ये जो अपन ने बात करी ना चिमनी लगी हुई है, इस चिमनी को और अपन यहाँ पे देख लेते हैं बड़े रूप में, जिसमें क्या होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं बच्चों। ये जो चिमनी लगी हुई है ना,
चिमनी के अंदर इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, जो क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड क्या होंगे, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अब धुआं यहाँ से निकलेगा तो धुएं में क्या है, कोलाइडी कण है, जो कि क्या होंगे, चार्ज होंगे, जिन पर आवेश उपस्थित होगा। जैसे कोलाइडी कण यहाँ से निकलेंगे तो जिसके ऊपर जैसा आवेश है वो यहाँ पे क्या होते जाएंगे बच्चों, इकट्ठे होते जाएंगे, इलेक्ट्रोडों पर इकट्ठे हो जाएंगे, और बाद में जो बाहर निकलेगा वो क्या होगी, अपन कह सकते हैं एक तरीके से अधिकतर शुद्ध गैस जो होगी वो बच्चों बाहर निकलेगी। बात समझ में आई। उद्योग जब हो रहे हैं उसमें क्या हो रहे हैं, अलग अलग प्रक्रिया होती है, तो काला धुआं निकलता है। काला धुआं हम कहें या ऐसा धुआं जिसमें अशुद्धि है, ठीक है, उस अशुद्धि को वहां से हवा में जाकर खराब होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चिमनी का प्रयोग करते हैं। चिमनी के अंदर इलेक्ट्रोड उपस्थित होते हैं जिनके ऊपर आवेश होता है, और जो कण वहां पे है बच्चों, अशुद्धि वाले कण, उन पर भी आवेश उपस्थित होता है, जो क्या करते हैं, आवेश जब है तो आवेश की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव नेगेटिव पे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव पे आ जाते हैं, और इलेक्ट्रोडों पे इकट्ठे होते हैं, और बाहर जो निकलती है, बाहर क्या होती है बच्चों, शुद्ध हवा निकलती है, जिससे क्या होता है कि ज्यादा प्रदूषण हवा में फैलता नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, धुएं का वैद्युत अवक्षेपण भी अपन पढ़ते हैं कि कोलाइडी कणों का किस तरह से उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई। इसको उपयोग देखा अपन ने कि धुएं का वैद्युत अवक्षेपण किस प्रकार करोगे। उसके बाद बच्चों डेल्टा का बनना, नदी में अपन बोलते हैं डेल्टा बनता है। कैसे बनता है, आप लोगों को पता हो कि नदी जा रही है, जैसे ये नदी आगे चल के किसमें मिल जाती है, समुद्र में, समुद्र में मिलेगी, यहां से नदी आ रही है। अब नदी के अंदर कोलाइडी कण कौन से होंगे बच्चों, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी की अपन बात करते तो वो क्या है, असल से कोलाइडी कण ही तो है। इतने बारीक कण होते हैं वो कि वो क्या करते हैं, पानी में तैरते रहते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। रेत की अपन बात करते हैं तो रेत क्या होती है, निलंबन होता है, जो उसमें जाके पानी में जाके बैठ जाती है। चिकनी मिट्टी की बात करते हैं तो वो एक तरह से आप कहते हो ना, क्ले बोलते हो या चिकनी मिट्टी बोलते हो, नदी के अंदर वो क्या होती है, कोलाइडी कण होती है बच्चों। क्या होती है, जब कोलाइडी कण यहाँ से, ये कोलाइडी कण यहाँ पे जाके किसमें मिल रहे हैं, समुद्र में मिल रहे हैं, हाँ कि नहीं। समुद्र में जब जाके बच्चों ये मिलेंगे तो समुद्र में मिलने के बाद समुद्र में पता है अपन को क्या होगा, NaCl, CaCl, MgCl2 ये सारे उपस्थित होंगे, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब अपन को पता है जब ये सारी चीजें उपस्थित होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, एक तरह से अगर अपन बात करें तो क्या है बच्चों, ये वैद्युत अपघट्य तो है। जब समुद्र में पानी मिलेगा बच्चों इसका, नदी का, और ये सारे वैद्युत अपघट्य है तो क्या होगा, जब कोलाइडी कण वैद्युत अपघट्य से जाके मिलते हैं तो क्या होता है, अवक्षेप बनता है। अवक्षेप ही तो बनेगा। अब ये अवक्षेप यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा इस एरिया में जाके, जहां नदी पानी से मिल रही है, समुद्र के पानी से, उसी के कोने पे क्या होगा बच्चों, अवक्षेप जाके इकट्ठा हो जाएगा। किसका, समुद्र में उपस्थित लवण, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करो, वैद्युत अपघट्य बोल सकते हो, लवण या नमक बोल सकते हो। तो समुद्र के पानी में जितना नमक उपस्थित है वो क्या करेगा, नदी के पानी की चिकनी मिट्टी मतलब कोलाइडी कणों को क्या करेगा, अपने पास ले लेगा, अवक्षेप के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और वहां पे क्या बनेगा बच्चों, डेल्टा का निर्माण होगा। तो डेल्टा बनना भी एक तरह से क्या हो गया, कोलाइडी कणों के अनुप्रयोग के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, रक्त का शुद्धिकरण पढ़ा था हम लोगों ने, वो भी क्या होता है, कोलाइडी कणों के अनुप्रयोग के अंतर्गत आएगा। चमड़े को कठोर बनाने में, आप लोगों को पता हो कि चमड़ा जो होता है ना बच्चों, असल में नरम होता है। वो चमड़ा मतलब क्या होता है, जानवरों की चमड़ी तो काम में लेते हैं, लेदर बोलते हैं अपन जिसको, उसके अंदर क्या किया जाता है, उनकी चमड़ी ली जाती है तो वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है। तो उसको केमिकल से ट्रीट करवा के क्या करा जाता है, उसको कठोर बनाया जाता है। तो चमड़े को कठोर बनाने का कार्य भी कोलाइडी कणों के अंतर्गत आएगा। कोलाइडी विलयन का ही अनुप्रयोग है, उन्हीं विलयन को काम में लेके अपन क्या कर रहे हैं, चमड़े को कठोर बना रहे। चमड़ा जो होगा उसको अपन टैनिन प्रक्रिया द्वारा करते हैं। ये जो कठोर बनाया जाता है ना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हो आप, टैनिन कहते हो, टैनिंग। टैनिंग लिख देना, टैनिंग बोलते हैं इसको, है ना, टैनिंग प्रक्रिया, टी इंग्लिश में बोलते हैं ना, टैनिंग लिखते हैं। टैनिंग का मतलब ये होता है कि नरम चमड़ा जो है उसको क्या कर रहे हैं अपन, कठोर बना रहे हैं। उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे उसको कठोर बनाया जाता है। तो चमड़ा और लेदर भी कोलाइडी कणों का एग्जाम्पल होगा बच्चों। सॉफ्ट होता है, ठीक है, जिसमें कोलाइडी विलयन की बात कर सकते हैं अपन, चमड़े को, लेदर को भी उसके अंदर लेते हैं, उसी से क्या बना रहे हैं अपन, चमड़े को कठोर बनाने के लिए काम में ले रहे हैं, तो कोलाइडी कणों का अनुप्रयोग होगा। उसके बाद औद्योगिक उत्पाद के निर्माण में, औद्योगिक उत्पाद कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्याही, जैसे कि पेंट, जैसे कि सीमेंट, ये सारे कोलाइडी कण है जो कि औद्योगिक उत्पाद बनाते हैं और उन उत्पादों को हम लोग काम में लेते हैं, तो वो भी कोलाइडी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उसके बाद जल का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन करते हैं पानी का। पानी को साफ करने के लिए बच्चों घर में क्या काम में लिया जाता है, फिटकरी।
सबसे इजी जो काम होता है वो क्या काम में लेते हैं? फिटकरी काम में लेते हैं। फिटकरी को पानी में घुमाया, पानी में घुमाते क्या होंगे? जो कण पानी में तैर रहे हैं, हल्के हल्के कण पानी में तैरते हैं धूल मिट्टी के, तो कोलाइटी कण ही तो है। तो अपन क्या करें यहाँ पे, जैसे ही फिटकरी आप उसमें डालते हो, फिटकरी क्या करती है? वो सभी कोलाइटी कण को अवक्षेपित करके नीचे बिठा देती है, हाँ कि नहीं? पोटाश एलम जो फिटकरी की बच्चों हम लोग बात करते हैं, पोटाश एलम फिटकरी क्या काम कर रही है? वो पानी में जो अशुद्धि उपस्थित है, कोलाइटी कण उपस्थित है, उनको क्या करेगी? जैसे आपने फिटकरी वहां पे डाली, वो उनके साथ चिपका लेगी। फिटकरी अपने साथ कोलाइटी कणों को चिपका के बारी कर लेगी और उनको नीचे अवक्षेप के रूप में नीचे बिठा देगी। तो वो भी जल का शुद्धिकरण क्या होगा? कोलाइटी कण के अनुप्रयोग के अंतर्गत आएगा। उसके बाद अपन साबुन का उपयोग करते हैं। साबुन भी अपन ने पढ़ा था, कोलाइटी के अंतर्गत ही पढ़ा था अपन ने साबुन को, मिसेलेमार, ठीक है। उसके बाद बात करी बच्चों कृत्रिम वर्षा की। कृत्रिम वर्षा क्या होती है? आप लोगों ने सुना है कभी कि कई बार है ना, जब जिस एरिया में बारिश नहीं हो वहां पे कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। कृत्रिम वर्षा मतलब आर्टिफिशियल रेन, जो खुद से नहीं हो रही, जो हम लोग करवा रहे हैं, साइंटिस्ट करवाते हैं, या हम लोग इसको क्या करते हैं? कृत्रिम वर्षा को करवाते हैं। अभी कैसे होती है देखो, कभी सुना होगा कि कई एरिया में क्या होते हैं बच्चों? बादल होते हैं, बारिश जैसे काले बादल भी आ गए, पर फिर भी बारिश नहीं हो पा रही। थोड़ी देर तक रुकते हैं और उसके बाद चले जाते हैं और वहां पे सूखा ही रह जाता है। अब सूखा रहेगा तो फसलों वगैरह में दिक्कत आएगी, तो बारिश जरूरी है। बारिश को करवाने के लिए क्या किया जाता है? अगर अपन बारिश में बात करें तो बादल है, बहुत सारे बादल है। बादल असल में क्या है? कोलाइटी कण है। कोलाइटी विलयन की बात करोगे ना तो बारिश, ये जो आप कहोगे बादल को, बादल भी क्या है बच्चों? कोलाइटी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये जो बादल होते हैं, ये क्या होते हैं? इन पे कुछ ना कुछ आवेश तो होगा, आवेशित होंगे। कोलाइटी कण है तो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव कह सकते हैं, अपन मान लेते हैं नेगेटिव है सब पे। अब इनके ऊपर क्या किया जाता है? इन पे इलेक्ट्रोलाइट का छिड़काव किया जाता है। साइंटिस्ट क्या करते हैं? हेलीकॉप्टर से जो भी बादल है ना जिस एरिया में, उनके ऊपर क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट का छिड़काव करते हैं, वैद्युत अपघट्य का छिड़काव करते हैं, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का लेते हैं, सिल्वर आयोडाइड लेते हैं बच्चों, AgI का या फिर KI का। इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट उनके ऊपर छिड़काव किए जाते हैं, जिससे क्या होगा? अब देखो इलेक्ट्रोलाइट आपने छिड़का, सारे बादल नेगेटिव है, प्रतिकर्षित है एक दूसरे से। जैसे ही अपन ने KI डाला तो KI का K+ जाएगा इनके पास, हाँ कि नहीं? सब नेगेटिव है, सबके पास पॉजिटिव चला गया। नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिले तो क्या होगा? ये उदासीन हो गए। उदासीन होते ही आपस में चिपके, चिपकने से पास पास आए। पहले तो क्या थे? दूर दूर थे, क्योंकि समान आवेश था, प्रतिकर्षण था। जब आवेश ही हट गया तो उदासीन होकर सारे एक साथ आ गए, और जब एक साथ सारे आए, इकट्ठे हुए, भारी हुए, तो क्या हुए? बारिश आने लग गई। बारिश होने लग गई तब जाके ये हल्के होंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या है? पानी तो उपस्थित है, वाष्प के रूप में, नमी के रूप में पानी उपस्थित है बच्चों। वो पानी क्या करेगा? वो सारा इकट्ठा होगा और नीचे आके बारिश के रूप में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो एक कृत्रिम वर्षा भी एक तरह से क्या हुआ? कोलाइटी कणों का ही अपन अनुप्रयोग की बात करते हैं तो उसी का एग्जाम्पल हुआ। बात समझ में आ गई? इनके अनुप्रयोग कैसे है, कहाँ कहाँ पे ये लोग काम में आते हैं, ये क्लियर है बच्चों। अब अपना कोलाइटी विलयन खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने अलग से लिखा है, ये देख लेना। जल में जब अपन बात करते हैं ना स्वर्ण सोल, आपको ध्यान होगा जब अपन ने सोने का कोलाइटी विलयन बनाया था तो कोलाइटी कण उपस्थित थे उसमें, हाँ कि नहीं? ठीक है। अब ये कोलाइटी कण उपस्थित है बच्चों, इनको नाम दिया जाता है पर्पल ऑफ कैसियस कहते हैं इनको। जब भी आप कहोगे ना स्वर्ण सोल मतलब सोने के कण जब पानी में है कोलाइटी विलयन के रूप में, तो उसको क्या कहा जाता है? पर्पल ऑफ कैसियस कहते हैं। ये ध्यान रख लेना, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है? तो आज बच्चों अपना पृष्ठ रसायन खत्म हो चुका है। उसमें एक चीज और मैं बता देती हूँ 2 मिनट में। आपने जियोलाइट का नाम सुना है? ठीक है बच्चों, तो अभी तक अपन ने पृष्ठ रसायन के बारे में पढ़ लिया, देख लिया पृष्ठ रसायन होता क्या है। तो आज अपना पृष्ठ रसायन खत्म होता है, इसके बाद अपन नया चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है गर्ल्स? ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सारी चीज? उसके बाद भी किसी को कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप आराम से जाके पूछ सकते हो, डाउट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और जब भी दिक्कत लगे आप आराम से इसमें पूछिए। अब अपना पृष्ठ रसायन चैप्टर खत्म हो चुका है और इसके बारे में जितना पढ़ लिया आपने, जितनी डिटेल हो गई अपन ने पढ़ लिया कोलाइटी विलयन, वो आज हमने यहाँ पे सारा खत्म कर लिया है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।